क्या पत्नियां केवल देह सुख ही चाहती हैं? कोमल 1 घंटे से फर्श पर नीचे बैठकर सोफे पर लेटे हुए अपने पति विशाल को मनाने की कोशिश कर रही थी और विशाल हर बार उसे दुत्कार दे रहा था। कोमल की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वह बस यही कह रही थी कि मुझसे इतनी बड़ी गलती भी नहीं हो गई कि तुम इस तरह मुंह फुलाकर यहाँ बैठी हुए हो। चलो ना, बेडरूम में चलते हैं। मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है। मुझे बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है। और जितना ही वो रोए जा रही थी उतना ही विशाल को मज़ा आ रहा था। विशाल का यह सोचना था कि औरतें अपने देह के सुख के लिए कुछ भी सहन कर सकती हैं। इधर कोमल की परवरिश उसके मामी मामा ने की थी। बचपन से ही उसे प्यार का एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ था। शादी के बाद शुरुआत में विशाल उस पर खूब प्यार दुलार लुटाता था और तब से वह भी पति को अपनी दुनिया समझने लगी थी। जब विशाल को एहसास हुआ कि कोमल उसके बिना एक पल भी जीना नहीं चाहती है तो उसे ऐसा लगा जैसे कोमल पूरी तरह से उस पर निर्भर है और वह उसके इशारों पर नाचने वाली एक बेजुबान गुड़िया है। ऊपर से उसे इस बात का भी एहसास था कि कोमल का साथ देने वाला उसके मायके में कोई नहीं है। इसलिए दिन पर दिन उसका व्यवहार कोमल के प्रति ऐसा होने लगा जैसे वो उसका मालिक है और कोमल उसकी गुलाम है। वो कभी भी उस पर हाथ उठा देता था और बेडरूम में मनमानी करना और पत्नी को चोट पहुंचाना तो हर रात की बात हो गई थी। उसका पति उसकी कमजोरी समझ गया था। वो उसकी नकेल कस कर रखने के लिए छोटी मोटी बातों से नाराज होकर रात को हॉल में जाकर सो जाता था। तब कोमल उसके हाथ पैर जोड़कर उसे मनाने लगती मानो उसकी गुलाम हो। फिर वो उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता और फिर से हर रात की तरह वही कहानी दोहरा देता। कोमल को लगता था कि मैं बेडरूम वाला फर्ज निभाकर अपने पति के दिल में जगह बना लेगी, उसका प्यार हासिल कर लेगी। और वही विशाल को लगता था कि उसकी पत्नी इसी बेडरूम वाले प्यार के लिए तरसी हुई है और इसलिए उसके आगे भीगी बिल्ली बनी रहती है। हर रोज़ यही कहानी दोहराई जाती थी। विशाल किसी भी छोटी सी बात पर नाराज हो जाता था और तब कोमल उसके आगे पीछे हाथ जोड़कर घूमती रहती थी। विशाल का जब मन करता था तब छोटी सी बात पर भी पत्नी को धक्का दे देता था, उस पर हाथ उठा देता था, बिस्तर पर पटककर उसके साथ मनमानी कर लेता था। और कोमल इसे ही अपनी नियति मानकर अपने दर्द और आंसुओं से डूबी हुई अपना पत्नी धर्म निभाने की कोशिश करती रहती थी। मायके में भी उसके सुख दुख को बांटने वाला कोई था नहीं तो वो अपना दर्द कहती भी किससे। बस घर के बगल में रहने वाली बिमला भाभी जी उसके सुख दुख की बातें सुन लिया करती थी। हालांकि कोमल ने आज तक किसी से भी यह बात नहीं कही थी कि उसका पति उस पर हाथ उठाता है। जब बिमला उसके चेहरे पर चोट का निशान देखती थी तो कोमल बहाना बना देती थी, किसी दीवार से टकरा गई। लेकिन बिमला कोई छोटी बच्ची नहीं थी, उसे भी समझ में आता था कि ये निशान कैसे बन रहे हैं। एक दिन ऐसे ही 2 दिनों से बरसात हो रही थी तो विशाल की नीले रंग की शर्ट सूख नहीं पाई थी। जब विशाल ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा और नीले रंग की शर्ट ढूंढने लगा तब कोमल ने उसे दबे स्वर में बताया कि उसकी शर्ट सूखी हुई नहीं है। इस बात पर विशाल को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी का सिर पकड़कर दीवार पर मार दिया और गुस्से से फुसकारते हुए कहने लगा, तुम दिन भर घर पर बैठकर करती क्या हो? तुमसे छोटे मोटे काम भी नहीं होते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए आई हो। कोमल सिसक उठी, उसका माथा दर्द से फटने लगा। विशाल तो अपना गुस्सा उतारकर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन जब कोमल की नज़र आईने पर पड़ी तो उसके माथे पर नींबू के आकार की सूजन मानो उसे मुंह चढ़ा रही थी। उसने दवाई लगाई और बिस्तर पर गिरकर काफ़ी देर तक फूट फूट कर रोती रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो वह चौंक गई। उसने हाथ मुंह धोकर दरवाज़ा खोला तो सामने बिमला खड़ी थी। कोमल के चेहरे पर नज़र पड़ते ही बिमला सन्न रह गई। वो हैरानी से पूछने लगी,
यह तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लगी? कोमल ने नज़रें चुराते हुए कहा, भाभी वो मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी तो दीवार से फिर टकरा गया। बिमला ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? मैं तो तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लाई थी। सुबह किट्टू ने गाजर का हलवा खाने की फरमाइश की थी तो मैंने हलवा बनाया था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी थोड़ा हलवा खाने के लिए दे देती हूँ। कोमल अपने होठों पर नकली मुस्कान सजाते हुए बोली, आइए भाभी, अंदर आइए, हम बैठकर बातें करते हैं। कमला उसके साथ हॉल में पड़े सोफे पर बैठकर वो उसकी चोट की ओर देखती हुई बोली, कोमल तुमसे एक बात पूछूं? जैसी चोट तुम्हें लगती रहती है वैसी ही चोट क्या तुम्हारे पति को लगती है? उसका यह सवाल सुनकर कोमल चौंक उठी और कहने लगी, नहीं भाभी, उन्हें भला चोट क्यों लगेगी? कमला व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो कोमल, ऐसी चोटें हम औरतों को ही क्यों लगती हैं? क्योंकि हम सब इस दर्द को झेलने की आदी हो जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये दर्द झेलना ही हमारी नीति होती है। वैसे भी औरतों को सहन शक्ति की मूर्ति कहा जाता है, इसलिए यह दर्द और चोटें हमारे हिस्से में ही आती है। जिस दिन तुम्हारे पति को भी ऐसे दर्द का अनुभव होने लगेगा ना, उस दिन के बाद से शायद तुम्हारे हिस्से में ये दर्द ना आए। कोमल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो बिमला कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं छोटी बच्ची हूँ? तुम्हारे घर से आती चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, तुम्हारे पति का गुस्सा, इन सब चीज़ों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। जब तक तुम अपने दर्द को फिसलने और गिरने का बहाना बनाकर छुपाती रहोगी, तब तक तुम्हें यह दर्द रोज़ उभार स्वरूप मिलते रहेंगे। तुम्हें खुद के लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोमल भड़बड़ा कर रो पड़ी। रोते हुए उसने बिमला के सामने हर उस दर्द को बयान कर दिया जो दर्द उसके पति ने दिया था। बिमला ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वो उसके माथे को फैलाते हुए कहने लगी, कोमल अपने इन आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ। आजकल कानून भी महिलाओं के साथ है। और सुनो, अगली बार जब वो तुम पर हाथ उठाए ना, तो फिर तुम भी उसे खींचकर एक लगाना और उसे उसकी औकात दिखा देना। बहुत तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाकर ताकत हासिल करता है ना, और उसके बाद वो ताकत तुम पर ही आजमाता है। आखिर तुम भी तो बताओ कि तुम्हारे में भी वो ताकत है। तुम भी शक्ति का स्वरूप हो। बिमला की बातें सुनकर कोमल की आंखें एक नई उम्मीद से जगमगाने लगीं। उसने सोच लिया कि ऐसे घुट-घुट कर जीने से अच्छा है कि एक ही बार अच्छे से फैसला हो जाए। अब वो अपने लिए जीने के लिए कमर कसकर तैयार हो चुकी थी। उसने दोपहर में अपना पसंदीदा खाना बनाया और खूब स्वाद लेकर खाना खाया, फिर आराम से चादर तानकर सो गई। शाम को जब विशाल ऑफिस से घर आया तो उसने चुपचाप उसके सारे काम निपटाए, लेकिन विशाल तो बस उससे उलझने का कोई मौका ढूंढ रहा था। आखिरकार रात को डिनर के समय उसे वो मौका मिल गया। खाना खाते समय उसने खाने की थाली को नीचे पटक दिया और कहने लगा, ये कैसी कड़क रोटी बनाई है तुमने? मैं इतना कमाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता है। कोमल ने सामान्य स्वर में कहा, देखो ऐसे थाली पटकना अच्छी बात नहीं है, अन्न का अपमान होता है। वैसे भी रोटियाँ तो बिल्कुल भी कड़क नहीं है। विशाल ने खींचकर उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, नालायक, मुझे पलटकर जवाब देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोमल ने भी तुरंत ही उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, मैं तो सिर्फ बातें कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हुई? उस तमाचे से विशाल बौखला गया और कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम अपने पति पर हाथ कैसे उठा सकते हो? लेकिन वह इतना स्तब्ध रह गया था कि आगे बढ़कर दोबारा पत्नी पर हाथ नहीं उठा पाया। कोमल ने उसे फटकारते हुए कहा कि देखो, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारा सारा काम भी करूँ और रात को तुम्हारी मार भी खाऊँ। और वैसे भी यह आखिरी बार था जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आज के बाद तुमने मेरे साथ जरा भी गलत व्यवहार किया तो मैं तुरंत पुलिस को फ़ोन लगा दूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ज़रा तमीज़ से रहना होगा। और मैंने अपनी एक सहेली को अपनी चोट और तुम्हारी मार पिटाई की वीडियो बनाकर भेज दिया है।
अगर मेरी जान को जरा भी खतरा हुआ तो मेरी पहली तुरंत पुलिस को जाकर यह वीडियो दिखा देगी और तुम तुरंत जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। इसलिए आज के बाद ना तो तुम मुझ पर हाथ उठाओगे और ना ही मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करोगे। विशाल जलती हुई आंखों से उसे घूरते हुए कहने लगा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं जता पाऊंगा। कोमल गुस्से में बोली, मुझे ऐसा प्यार चाहिए भी नहीं, अगर उसका रास्ता इतनी मार और डांट फटकार से होकर गुजरता हो। इतना कहकर वो गुस्से में उबलते हुए अपने कमरे में चली गई और उसने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। आज ना तो कोमल विशाल के आगे पीछे घूम रही थी, ना उसे मनाने आई और ना ही उसकी मार खाकर चुपचाप बैठी। विशाल के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। भय फन्न सा रह गया था कि आखिर कोमल में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। लेकिन आज कोमल ने अपने लिए आवाज़ उठाकर विशाल को ये एहसास दिला दिया था कि वह वो मार खाने वाली कोई बेजुबान गुड़िया नहीं, बल्कि उसे भी अपने अधिकारों का ज्ञान है। उस दिन के बाद से विशाल ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। वो उसके साथ ज़्यादा समय भी नहीं बिताता था और उससे दूर दूर ही रहता था। कोमल को भी अब उससे कोई प्यार नहीं चाहिए था, इसलिए वह भी शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन धीरे धीरे विशाल को भी सारे प्यार भरे पल याद आने लगे, जब कोमल उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसके करीब होती थी और उस पर प्यार लुटाती थी। उसने धीरे धीरे कोमल से सामान्य दिनचर्या की बातें करनी शुरू कर दी, तो कोमल ने भी प्यार से उसकी बातों का जवाब दिया। वक्त गुजरने के साथ विशाल को भी एहसास हुआ कि यदि ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाना कितना ज़रूरी होता है। अपनी जीवन संगनी को रुलाकर या दबाकर कभी सुख समृद्धि के द्वार खुल ही नहीं सकते हैं। इसलिए अपने व्यवहार में बदलाव लाकर विशाल अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा था, उसका ध्यान रखने लगा था और कोमल इस बात से बहुत प्रसन्न थी। उसने अपने पति को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया था, लेकिन आज आखिरकार उसकी तपस्या सफल हो चुकी थी। दोस्तों, गलत के साथ आवाज़ उठाने से इसलिए भी डर लगता है कि रिश्ता टूट ना जाए, लेकिन जो रिश्ता हमारे बारे में ना सोचे, हमारी भावनाओं को कुचले, ऐसे रिश्तों के बारे में सोचकर घुट घुट कर नहीं जीना चाहिए और अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए। क्या पता कि कोई सकारात्मक बदलाव ही आ जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।